जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। जय हिंद। और हाल चाल ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स वाला सिस्टम चल रहा था उसी के तहत काम चल रहा है और रिवीजन करते रहिए। परीक्षा बहुत नज़दीक है, आप लोग जानते ही हैं। कुछ अब आपसे कुछ छुपा नहीं है, सब सिलेबस आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कुछ बचा नहीं है अलग से बताने के लिए। रिवीजन करते रहिए। स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति और एवं विभाजन। अब आप ये बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया था। कब पास किया था? 1919 में। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित रॉलेट एक्ट क्या था? इसके अंतर्गत सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। ठीक है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? 1919 में सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा आंदोलन? जलियांवाला बाग में विशाल जनसभा का आयोजन क्यों हुआ था? क्योंकि पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। तो उस गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में विशाल भीड़ पर किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई। 1920। असहयोग आंदोलन के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना था और कई लोगों ने सरकारी पदों का इस्तीफा दे दिया था। अनेक छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे थे। अंग्रेजी कपड़े व शराब की दुकान पर धरने दिए गए। अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश भी की गई। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी थी। कई जगह परिषद के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं डाले। गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान जोड़ दिया। इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस वेल्स भारत की यात्रा पर 1921 में आए थे। कब आए थे? 1921। चौरी चौरा नामक कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा नामक कहाँ पे स्थान है? गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जहाँ से माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। चौरी चौरा घटना क्या थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन नामक स्थान पर अपने साथी की पुलिस द्वारा पिटाई करने का विरोध प्रदर्शन के लिए आए किसानों द्वारा पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से भड़के किसानों के थाने में आग लगा दी गई थी। तो उसको हम कहते हैं चौरी चौरा कांड के नाम से, चौरी चौरा कांड के नाम से उसे जानते हैं। चौरी चौरा एक्शन। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था? 12 फरवरी। 5 फरवरी को घटना हुई थी, 12 फरवरी एक हफ्ते बाद उनको समझ में आया और 1922 में 12 फरवरी को उन्होंने इसे वापस ले लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में कानपुर में। क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को कब लूटा था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी रेल लूट कांड में कौन कौन शामिल थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद लोग थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस ने की लाठी से चोट लगने के कारण कौन वयोवृद्ध नेता घायल हो गए थे? लाला लाजपत राय। अंग्रेजी अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह और राजगुरु ने। हाँ, सुखदेव भी थे। सरकारी नीतियों के विरोध में दिल्ली की विधानसभा में किसने बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था और उन्होंने कहा था बम फेंककर हमारा मारने का मतलब मकसद नहीं था, अंधी बहरी सरकार को कान खोलने का था। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर सॉन्डर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा कहाँ चलाया गया था? लाहौर में। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को लाहौर में फांसी कब दी गई थी? 29 मार्च 1931 ईस्वी को। किस स्थान पर अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, उसको अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ गया हूँ, वो बंदूक भी मैंने देखी है जिस बंदूक से वो अपने आप को गोली मारे थे।
उस एक म्यूजियम में शीशे के उसमें वो करके रखा गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं छोटा था, मैंने उसको ऐसे देखा था उसमें। 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अब अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के आज़ाद पार्क कर दिया गया है। अंग्रेज सरकार द्वारा साइमन कमीशन, ब्लैक कलर की है, छोटी सी एकदम पुराने मॉडल की, ढाँ दे मार दिया, और वहाँ पे पूरा उनके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जिस पेड़, वो पेड़ भी है अभी भी, जिस पेड़ के पीछे बैठ कर के गोलियाँ चल रही थी, और जब आखिरी गोली उनके पास बची तो उन्होंने सोचा यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ मैं भागूंगा तो ये कायरता कही जाएगी, और अपनी गोली खुद ही मार ली। वो अंग्रेज़ों की गोली से भी नहीं मारना चाहते थे। अंग्रेज़ सरकार द्वारा साइमन कमीशन क्यों बनाया गया? 2928 ईस्वी में अंग्रेज़ सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। उसको साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन का भारत के लोगों ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि इसमें एक भी अंग्रेज के अलावा भारतीय कोई नहीं था। अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने किसी भारतीय को नहीं रखा था। और कोई अंग्रेज मतलब नहीं, हम लोग नहीं चाहते थे कोई अंग्रेज हम पे शासन करे। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, रावी नदी के किनारे। वहीं से पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया गया था। उसी की वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश की तारीख चुनी गई जब संविधान को लागू किया गया, उस तारीख को मेमोरेबल बनाने के लिए। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल के भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग के प्रस्ताव रखा गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया था? ये इसी में किया गया था, और 1930 के वार्षिक अधिवेशन में। गांधी जी ने किस कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था? 1930 में नमक कानून को तोड़कर। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात राज्य में है। दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? 22 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। गांधी जी दांडी कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने अपने कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था? 78 सहयोगियों के साथ उसको प्रारंभ किया था। आपको याद हो तो 1885 में जब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसमें 72 डेलीगेट शामिल हुए थे। वहाँ 72 की संख्या है, यहाँ 78 की संख्या है, याद रखना। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर क्या किया था? समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था। वैसे गांधी जी वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, गांधी जी के लेकिन साथ में चलने वाले पहुँचे थे। गांधी जी को बीच में रोक लिया गया था, जेल सा कर दिया गया था। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, ये फेमस है। खुदाई खिदमतगार क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक दल बनाया था। खुदाई खिदमतगार नामक दल के लोग किस नाम से जाने जाते हैं? लाल कुर्ती के नाम से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1930 लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में डॉक्टर अंबेडकर भाग लिए थे, बाकी दूसरे में गांधी जी गए थे भाग लेने के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। पहले में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, माफ़ करिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौते में ही 5 मार्च को समझौता हुआ था, और फिर 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो लोग जब लाहौर जा रहे थे, गांधी जी पंजाब से होते हुए लाहौर जाना था, तो रास्ते में उनका बड़ा विरोध हुआ था, लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, कि इसलिए कि 5 मार्च को जब अगर आपका समझौता हो रहा था इरविन से, उस समय भारत का वायसरॉय था, वो गवर्नर जनरल जिसे कहते हैं, तो उससे आपको मांग रखनी चाहिए थी कि भाई भगत सिंह को छोड़ दिया जाए या उनके फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं रखी। उनका सैद्धांतिक विरोध था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी आगे चल के रहा, और भगत सिंह से भी था। उनका ये मानना था कि भाई हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसक मार्ग हमें रखना है, अंग्रेजों से हिंसा का रास्ता नहीं चुनना है। अब लोग इसमें गांधी जी की बुराई भी करते हैं, और लोग जो उनके अनुयायी हैं वो उनके सिद्धांत का सम्मान भी करते हैं कि भाई ठीक है, उनका अपना मत था। लेकिन उनको रख देते तो क्या पता फांसी की सज़ा कन्वर्ट हो जाती भाई उनके आजीवन कारावास में।
या फांसी कुछ दिन के लिए और टल जाती तो आगे क्या सिचुएशन बनती, क्या बदलती, क्योंकि उस समय भगत सिंह 22-23 साल के थे और आगे चल के जब भारत आज़ाद हुआ था 17 साल बाद आज़ाद हुआ था, 23 साल के थे, 17 जोड़ लो तो 40 होंगे, 40-42 साल का नौजवान ही मान लो, 40 साल का कोई बहुत बूढ़ा नहीं हो जाता आदमी। जब आज़ादी के समय वो रहते तो कितना खुशी होती और देश को कितना मतलब अच्छा उस समय दिशा मिलती, क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी उम्र मान लो 11 उधर और 47 इधर 58 साल थी, 58-59 साल, तो अब 60 साल के करीब थे। 62 में उनका भी देहावसान हो गया। तो उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ 62 तक भी अगर जोड़ लें तो उस समय भी 15 साल और जोड़ दो तो 55-56 साल के रहते भगत सिंह। तो वो वैक्यूम ना क्रिएट होता जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में, भगत सिंह जैसा नेता रहता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो वो रहते तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर रहते। राजनीतिक जो अस्थिरता का दौर आया वो नहीं रहता। हालांकि शास्त्री जी ने संभाला, वो 2-2.5 साल रहे प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन उनसे भी ये लोग तो बड़े नेता थे ना, उनसे बड़े नेता थे। उस समय आज़ादी की लड़ाई में इनका भूमिका ज़्यादा थी, शास्त्री जी की भी थी, लेकिन बहुत उस नेता के रूप में नहीं थी, कार्यकर्ता के रूप में थी, या उतना बड़ा फेस नहीं थे क्योंकि छोटे थे ना, उम्र के हिसाब, उम्र का भी तो हिसाब होता है ना। खैर, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कितने भाग लिए, किसने भाग लिया था, तो इसमें गांधी जी ने सितंबर 1931 में। तो ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को 1931 में, उसी में ये बात रखी गई थी। इरविन ने ये कहा था कि आप गोलमेज सम्मेलन में आइए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें आइए, क्योंकि पहले का बहिष्कार कांग्रेस ने कर दिया था। दूसरे में इरविन ने कहा कि भाई मैं यहाँ वायसराय हूँ प्रधानमंत्री के पास, तो कांग्रेस का कोई आदमी जाना चाहिए। तो उसने ये शर्त रखी अपनी और 2-3 शर्त गांधी की मानी। जैसे जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड राजनीतिक कैदी, उनको छुड़वाने के लिए गांधी जी ने कहा था। 2-4 बातें और कही थी इंगे तिंगे की छोटी मोटी, लेकिन जो मोटी बात थी, बड़ी बात, इस तरीके की अगर कोई बात ऐसी रख देते तो वो मान जाता। उस समय ऐसा माना जा रहा था क्योंकि इरविन अगस्त सितंबर तक उसका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था भारत से, और उसे इंग्लैंड जाना था। इंग्लैंड खुश होकर जाना था कि प्रधानमंत्री को अगर ये रहता कि भाई कांग्रेस के लोग आ गए और ये सारी चीज़ें बातें हो रही हैं तो इनका कार्यकाल सही माना जाता है, इसको अपना गुडविल बनाना था। तो उस समय का गांधी जी कोई ऐसी बात रख देते तो वो शायद मान जाता, छोड़ने को नहीं राजी होता, लेकिन वो आजीवन कारावास के लिए तैयार हो जाता। फिर बाद में पब्लिक जो करती है, बात की बात बाद में देखी जाती। इससे कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई अहिंसा, मतलब ठीक है अपना सैद्धांतिक उनका था अपना। पूना पैक्ट किस में हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट भी हुआ था। इसमें क्या हुआ? इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए और पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों ने क्या किया कि फूट डालो शासन करो वाली नीति उन्होंने अपनाई थी। तो पहले तो उन्होंने धर्म के नाम पे बांटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराई ज़्यादा ज़बरदस्त। उसके बाद फिर उन्होंने हिंदुओं में भी, भाई ज़्यादातर संख्या भारत में 80% अभी भी हिंदू ही है, उस समय भी थे, उन हिंदुओं में भी उन्होंने जातिगत बंटवारा किया। कुछ को दलित बताया, कुछ को ब्राह्मण बताया, कुछ को वैश्य, कुछ को क्षत्रिय। हालांकि डिवीज़न ये पहले से था, लेकिन इस डिवीज़न में इतनी बड़ी खाई नहीं थी जितनी बड़ी खाई उन्होंने क्रिएट करी। उन लोगों ने उसमें उसके नाम पे बांटना चालू किया, उसके नाम पे लड़ाई करवाना चालू किया। तो दलितों की तरफ से मांग आई कि भाई हम लोगों को अलग तरीके से अलग वोट करने का राइट दिया जाए, अलग से हम अपना पृथक निर्वाचन आयोग मतलब चाहते हैं कि हमारा एक क्षेत्र अलग हो, हम अलग अलग से, जैसे मुस्लिमों को अलग, मुस्लिम केवल मुस्लिम को वोट दे सकता है, तो ऐसा था। ऐसे ही दलित केवल दलित को वोट दे। तो उस समय फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दलित भी हमारे हिंदू के ही हैं, और वो उनका नाम फिर हरिजन किया कि ये हरि के जन हैं, भगवान द्वारा वो कार्य दिए गए हैं। सामाजिक क्लैश उतना गंभीर नहीं हुआ उस समय, लेकिन उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट में अंबेडकर साहब से एक समझौता करवाया कि भाई आप अलग निर्वाचन मंडल की मांग नहीं करिए। तो अंबेडकर ने कहा ठीक है, हम अलग निर्वाचन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आप कुछ ऐसा व्यवस्था करिए जिससे हमारा भी इंक्लूज़न हो, हम भी उसमें शामिल हों। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए कुछ सीट रख दे रहे हैं कि इन सीटों पे केवल आप ही लड़िए। अंबेडकर साहब ने फिर संविधान बनने में भी उसका प्रावधान किया, जिसे रिजर्वेशन के नाम से। अंबेडकर साहब ने केवल 10 साल के लिए किया था कि हम 10 साल के लिए ही
हमें चाहिए। इसके बाद जो दलित समाज है वो अपने आप चीज़ों को मैनेज कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन पॉलिटिकल राजनीति ऐसी रही कि वो बढ़ता चला गया और आज भी सही लोगों तक मुश्किल है कि पहुंच पा रहा है। कुछ लोगों को ज़रूर इसका एक आध फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन बहुतायत मात्रा में नहीं फ़ायदा मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। और जिसको एक बार लाभ मिल जा रहा है उसे तो छोड़ ही देना चाहिए। गांधी जी ने कांग्रेस से कब त्यागपत्र दिया? 1934 ईस्वी में। अब अलग अलग देखिए, रिजर्वेशन को लेकर के सबकी राय अलग अलग बटी हुई है। कुछ कहते हैं फ़ायदे की बात है, कुछ कहते हैं फ़ायदे की बात नहीं है। चलो मतलब ये फ़ायदे की बात तो वैसे है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर एक ही आदमी को बार बार, एक ही परिवार को बार बार अगर रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है तो वो दिक्कत वाली बात है। जैसे कोई अगर आदमी है, किसी गांव में 100 लोग हैं, उसमें से 15 घर दलित हैं, उस 15 में अगर 2 वैकेंसी आई, 2 परिवार के लोग सेलेक्ट हो गए, फिर अगली बार जब आ रही है तो अब जो 2 परिवारों के लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा खाना पहनाना देंगे। अब उनके बच्चे बाकी 13 से तो अलग हो जाएंगे। बाकी 13 को लालच आएगा कि हम देखो, हम में से ही हमारी साथी अभी तक ये काम कर रहा था, हमारे जैसा ही रह रहा है, लेकिन इसका जीवन बदल गया है, हमारा नहीं बदला है, हमारा भी कभी तो बदलेगा। लेकिन अगली बार भर्ती आएगी तो अगर 1 सीट रही, 2 सीट भी रही तो इन्हीं दोनों के परिवार से जाएगा कोई न कोई, है कि नहीं? बाकी 13 का इंक्लूजन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ करके भी अगर 4 सीट आई, 15, तो ये 5-6 तक जाएगी। उसके बाद 8-9 लोग तो ऐसे रह जाएंगे, 10 लोग, जिनका कभी इंक्लूजन नहीं हो पाएगा, कई पीढ़ियों तक नहीं हो पाएगा। लेकिन वो इस उम्मीद में रहेंगे कि कभी तो चलो हमारे बीच का है, ये है। ये जातीय जो मतलब भावना रहती है, जुड़ाव रहता है, उसकी वजह से ऐसा उनको महसूस होता है। हालांकि अगर एक बार अगर किसी को मिल जा रहा है तो वो दूसरे को फिर कहता है कि भाई आपको भी आज नहीं कल कभी मिलेगा, कभी मिलेगा, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है सबको। हर आदमी को एक बार मिल जाए तो फिर कुछ रास्ता इसमें बने। खैर, ये तो बड़ी बात है। अरुणा आसफ अली, अभी आप लोग मेहनत करिए। अरुणा आसफ अली किस कानून को तोड़ने के जुर्म में जेल गई थी? नमक कानून तोड़ने के जेल में आंदोलन में भाग लेने के कारण। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किस आंदोलन में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन में। किसमें? आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यह कथन भीकाजी कामा का था। भीकाजी कामा का। अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा फहराया था भीकाजी कामा ने। ये 1905 में फहरा के आई गई थी। ये पाठ समाप्त हो गया है। अब दूसरा चल रहा है। अंग्रेजों भारत छोड़ने को विवश हुए। सन 1935 ईस्वी को के अधिवेशन में क्या प्रावधान थे? केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों, रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, चूँकि गवर्नर जनरल ने की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप लोगों में से किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी में है? आपके यहाँ कौन है? चाची क्या करती हैं? IAS है? IAS है? आपके यहाँ से कोई है? नहीं है। आप लोगों में से किसी के यहाँ से है? किसी के यहाँ से नहीं है। आप लोगों में से? तो अब ज़रूरत तो आप लोग के यहाँ है, लेकिन जिसके परिवार में 1-2 पीढ़ी पहले से सरकारी नौकरी चली आ रही होगी, वो अच्छी सुविधा भी लेगा, अच्छे नंबर भी लाएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, है ना? आपको वहाँ उतना कट ऑफ, उतनी पढ़ाई करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो कई बार क्या होता है कि मेहनत ही केवल नहीं रोल प्ले करती ना सक्सेस में, सफल होने में। मेहनत तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब मनोज बताओ, मनोज
आपके यहाँ कोई है? नहीं है। अब जैसे अगर मनोज है, प्रशांत है, अनुज है, लोकेश है, इनके यहाँ अगर कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, ये पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, इनको अगर मौका मिले तो इनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इनके पास उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जितना किसी के यहाँ और सरकारी नौकरी में होगा, वो अच्छी सुविधाएं दे रहा होगा अपने बच्चों को, तो आपका कंपटीशन उनसे होगा। फिर भाई 2 4 10 नंबर का ही फ़र्क होता है, उतने में गेम इधर उधर हो जाता है, फिर आप रह जाओगे। अगर 1-2 को मौका मिल भी रहा है 10 साल में, 5 साल में, तो फिर उसका बहुत लाभ नहीं है ना, उसका सक्सेस रेट कम है, बहुत स्लो है, बहुत चेंज जो आ रहा है इससे समाज में बहुत स्लो है, कुछ तीव्र करने की ज़रूरत है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 में। अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र क्यों दे दिया? अंग्रेजों ने भारतीयों के बिना विचार विमर्श किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति कौन थे पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन कौन शामिल था? चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा क्या था? युद्ध में सहायता न करना। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में के समय चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया था? बलिया में, और अपनी सरकार बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सरकार की दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में कितने दिन का उपवास रखा था? 21 दिनों का। गांधी जी तो बहुत ही जिद्दी टाइप के आदमी थे, 21 दिन तक अपना अन्न जल त्याग दिए। हालांकि आगा खां पैलेस में थे ये शायद, नहीं यहाँ पुणे वाले में थे। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु उसी जेल में हो गई थी। हेमू कालाड़ी को रेलगाड़ी में ले जा रहे ब्रिटिश फौज एवं शस्त्रों को नष्ट करने के प्रयास हेतु कब फांसी दी गई थी? 21 जनवरी 1943 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वैसे गठन तो रासबिहारी बोस ने किया था, इनको उन्होंने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में हुआ था? जर्मनी और जापान की सहायता से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे? जर्मनी में। आज़ाद हिंद फौज में स्त्री सैनिकों के दल का नाम था झांसी रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। क्या कहते थे? नेताजी। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय सेनाओं का विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत आंदोलन की गुप्त ढंग से बागडोर संभाले प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी, बिजू पटनायक, आरपी गोयनका थे। जुलाई 45 ईस्वी में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में किस दल की सरकार बनी थी? लेबर पार्टी, मजदूर दल की सरकार बनी थी। और जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में संसद चुनाव के बाद प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कौन प्रधानमंत्री था? क्लीमेंट एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ये सवाल आएगा, नोट कर लो, याद कर लो। साइमन कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। अब आप लोग ये कमेंट करके बताइए मुझे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद कैबिनेट मिशन ने क्या निर्णय लिया? भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित हो जाए। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई? दिनांक 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 2 सितंबर 1946 को भारत में पहली बार सरकार बनाई गई जिसमें वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने अगले साल। तारीख इसकी आप लोग याद कर लीजिए, 2 सितंबर 1946। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए 2 सितंबर 1946 को पहली बार
सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और जिससे ये याद रहे आपको लंबे समय तक। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित किया था? वर्ष 1947 को। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम का क्या प्रावधान था? यह अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान, भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। भारत से 2 राष्ट्र बनाए गए। यह अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय देशी रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी। ये देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। भारत की सभी देशी रियासतों को एकजुट करने का काम किसने किया था? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड माउंटबेटन, और आखिरी का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसने मांग उठाई कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए? 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के नामक संगठन ने। भारत पाक विभाजन पर कब स्वीकार किया गया था? 7 जून 1947 को। गांधी जी को किसने मारा था? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मारा था, जिस पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा विचार देख चुका है। अब आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। आप लोग इसको बार बार देखिए, थैंक यू, रिवाइज करिए, जिससे आप लोग परीक्षा में सही आंसर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मुस्कराते रहिए और अपने जीवन में अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।